मैं जेपी। आज IGIC इंटर कॉलेज अकोढ़ा पटेल नगर के YouTube चैनल से आपका स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। आप कहेंगे सर वर्ण क्या होता है? तो गाइस मैं बताना चाहूंगा वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। तो आप देखते हैं कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है। मैं बताना चाहूंगा, एक सूत्रात्मक शैली अपनाऊंगा। तो आप देखिए, पहले ये लिखा है अकुह, अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। एक सूत्र है, मतलब इस सूत्र से निकलने वाले जितने भी वर्ण हैं वो कंठ की सहायता से बोले जाएंगे। सूत्र याद करेंगे तो सरल रहेगा, और वर्ण याद करेंगे तो गलत हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं, इस सूत्र की व्याख्या करते हैं तो कौन कौन से वर्ण निकलते हैं मैं बताना चाहूंगा। इस आपको प्रारंभ में मिलेगा अ, और इस अ से आप लोग अ भर न समझिए, इस अ से आ भी समझिए, यानी अ और आ दोनों। और आपको मिला आगे कु, क्या मिला? कु। और जानते रहिए कहीं पर संस्कृत भाषा में कु लिखा रहे, कु का अर्थ होता है क वर्ग, कु का अर्थ होता है क वर्ग। और आप जानते हैं क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, पिछली कक्षा में आप पढ़ कर आए हैं। तो वर्ण कौन कौन से हैं मैं बताना चाहूंगा। वो वर्ण है क, ख, ग, घ और अंग। ये वर्ण 5 हैं, इनके नाम यहाँ। तो मैं डायरेक्ट क वर्ग यहाँ न लिखकर ये 5 वर्णों को लिखते हैं। तो कु से आप समझिए क वर्ग, का वर्ग का अर्थ होता है क, ख, ग, घ और अंग। और साथ ही साथ आपका है ह, क्या है? ह, ह और एक है विसर्ग। गाइस मैं इसको यहाँ मेट कर आगे लिख दूंगा। ये है विसर्ग। आप विसर्ग भी लिखिए। कहेंगे सर ये विसर्ग क्या होता है? मैं बताना चाहूँ, किसी के अक्षर के बाद में ये लगा हो तो इसको विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। यहाँ लिखा था आपका कु, और आप लोग जानते हैं कु का अर्थ होता है क वर्ग। अब क वर्ग में 5 वर्ण हैं, इनके नाम हैं क, ख, ग, घ और। गाइस सूत्र में देखेंगे लिखा अकु विसर्जनीय नाम कंठ। सूत्र थोड़ा है, जब इसकी व्याख्या करेंगे तो इस तरह थोड़ा निकल कर आएगा। अगला सूत्र है ईचु यसा नाम तालु, ईचु यसा नाम, ईचु यसा नाम। गाइस इस सूत्र से निकलने वाले जितने भी वर्ण हैं वो तालु की सहायता से बोले जाते हैं। आइए देखते हैं इस सूत्र से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, व्याख्या करने के बाद समझ में आएगा। देखिए जिस प्रकार से इस अ से आप समझे अ और आ दोनों, ठीक उसी प्रकार से इस ई से छोटी ई और बड़ी ई दोनों समझिएगा। और जिस प्रकार से आपने यहाँ कु देखा, आपने कु का अर्थ समझा क वर्ग, उसी प्रकार से इस चु का अर्थ समझिए च वर्ग। क्या समझिए? च वर्ग। और च वर्ग में आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं, च का अर्थ होता है, च वर्ग का अर्थ होता है 5 वर्ण। वो कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ। आप पिछली कक्षाओं में आप अच्छे से पढ़ कर आए हैं। अगर कहीं संस्कृत भाषा में जो लिखा रहे उसका अर्थ होता है च वर्ग, और च वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, उनके नाम हैं। अब डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ च, छ, ज, झ। गाइस फिर से मैं बताना चाहूंगा, इस टू के बाद एक वर्ण है य, हम इसको भी लेते हैं य। और ये यहाँ पर है एक तालव्य श, इस श का नाम है तालव्य श। और ये वर्ण बोले कहाँ से जाते हैं? ये बोले जाते हैं ताल की सहायता से। अब कहेंगे सर अंतिम में जो न था वो कहाँ चला गया? मैं बताना चाहूंगा, ये रूप चला है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। जिस तरह बालक का बाल का नाम होता है, उसी तरह
इन वर्णों का अगर षष्ठी विभक्ति बहुवचन में चलाएंगे तो अंत में नाम जुड़ जाएगा, ईचु ऐसा नाम हो गया। अगला सूत्र है गाइस, तीसरा है ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा। इस सूत्र से निकलने वाले जितने भी वर्ण हैं वो मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, इस सूत्र की व्याख्या करूंगा, तो जिस प्रकार आपने अ से अ और आ दोनों समझा, इस ई से ई और ई दोनों समझा, ठीक उसी प्रकार इस री से छोटी री और बड़ी री दोनों समझें। साथ ही साथ अभी आपने देखा कु का अर्थ आप समझ गए हैं। कहीं संस्कृत भाषा में क्यों लिखा रहे तो क वर्ग होता है, संस्कृत भाषा में कहीं जो लिखा रहे तो च वर्ग है। तो ठीक संस्कृत भाषा में टू लिखा है तो टू कहीं पे लिखा रहे, उसका अर्थ भी आप समझ गए होंगे, क्या होता है ट वर्ग। और ट वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5, उनके नाम है ट, ठ, ड, ढ और ड़। तो यहाँ टू है तो टू के जगह पर हम 5 वर्ण लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ट, ठ, ड, ढ और ड़। साथ ही साथ देखिए र है लिखा है यहाँ पर, आपने र लिख दिया। और एक श है जिसका नाम है मूर्धन्य श, मूर्धन्य श। ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा की सहायता से बोले जाएंगे। सर कहेंगे ये मूर्धा क्या होता है, तो मैं बताना चाहूंगा गाइस, ये आपके ऊपरी भाग में जो दांत है उसके पीछे, जस्ट पीछे आपको कुछ इस तरह जीभ टच करेंगे तो ऐसे ऐसे लगा खिंचा हुआ महसूस होगा, उस स्थान को मूर्धा कहते हैं। यानी इन वर्णों को उच्चारण करते समय जीभ हमारी वहां टच होनी चाहिए। आइए अगला सूत्र देखते हैं, चौथा सूत्र है ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंत। गाइस इस सूत्र से निकलने वाले जितने भी वर्ण हैं वो दांत की सहायता से बोले जाते हैं। चलिए सूत्र की व्याख्या करते हैं। तो आप देखेंगे हमने अ से आपको बताया अ और आ दोनों, ई से बताया ई और ई यानी छोटी और बड़ी दोनों, री से छोटी री बड़ी री दोनों। ठीक उसी प्रकार से इस री से छोटी री और बड़ी री मत समझिएगा, क्योंकि ली वर्ण का आप, मैं नोट में लिख भी देता हूँ, नोट में यहाँ पहले लिख देता हूँ, ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता, ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता है। तो इसलिए कतई आप ये ना समझिए कि बड़ी ली भी होती है, इस ली से सिर्फ और सिर्फ एक ही समझिए ली। और जिस प्रकार से आपने कु का क वर्ग मतलब क ख ग घंगा, ठीक उसी प्रकार से चू से च वर्ग का मतलब होता है ज स ज झ यहाँ। ठीक उसी प्रकार से आपको मिला था टू का अर्थ होता है यहाँ ट वर्ग, और ट वर्ग से निकले हैं ट ठ ड ढ ड़। ठीक उसी प्रकार से आपको तू मिला है। तो तू का अर्थ भी आप लोग समझ गए होंगे, तू का अर्थ होता है त वर्ग। और त वर्ग में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ कर आए हो, कितने वर्ण होते हैं? तो होते हैं 5, उनके नाम है त, ठ, ड, ढ और न। तो यहाँ तू है तो अब डायरेक्ट हम इनके स्थान पर 5 वर्ण लिख सकते हैं, त, थ, द और ध है, ये न है। साथ ही साथ एक ल है, ये ल भी, और आपको दिखेगा एक श जिसका नाम है दंत श। इसको दंत श की सहायता से, दांत की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है दंत श। ये कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं। अब कहेंगे सर ये दंत क्या होता है? तो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि ये दांत से जब जीभ स्पर्श करती है उस समय निकलने वाले जितने भी वर्ण हैं उनको दंत वर्ण कहा जाता है। अगला गाइस है सूत्र, पांचवा है अगला सूत्र है गाइस उपूर्ध माने
ये ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। ये जितने वर्ण हैं ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। अब कहेंगे सर ये उपधमानी, इससे कौन सा वर्ण निकलेगा? मैं बताना चाहूंगा गाइस, इसका असली रूप इस तरह नहीं है। इसका असली रूप है उपु प्लस के उपधमानी, उपधमानी। अगर यहाँ समझ में न आया हो तो मैं साइड में गाइस बताना चाहूंगा। ये वास्तव में जब इसको आप लोग तोड़ेंगे तो हमने बताया उपु प्लस के उपधमानी। तो देखिए यहाँ पर इस प में एक स्वर है जिसका नाम है उ। ये इस प में एक छोटा उ है तो उसको हम यहाँ निकाल लिए और बाद में भी उ है। गाइस एक संधि आती है, संधि प्रकरण में हम डिटेल से बताएंगे। संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। ये कहती है, ये संधि कहती है यदि कोई भी स्वर हो, पहले चाहे जो भी स्वर हो और बाद में उसी स्वर का दूसरा रूप आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और यहाँ बड़ा हो गया। और ये अब चलिए संधि करते हैं तो आप यहाँ ऊपर और हलंत लगा देंगे। काहे कि इसके पास स्वर था जो ऊ यहाँ खर्च कर दिया गया है। अगर आपके समझ में न आता हो तो हम और छोटे उदाहरण के लिए की तरफ चलते हैं। यदि आपके पॉकेट में 5 रुपए है और 5 रुपए का आपने एक कलम खरीद लिया तो आपके पॉकेट में कितना बचेगा? गाइस कहेंगे एक भी नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से इस प के पास एक स्वर था जिसका नाम था उ, और यहाँ पर ये खर्च कर दिया है, इसके पास कुछ नहीं बचा। प्योर 24 कैरेट इस समय व्यंजन है ये, और आपने ये उ को यहाँ लिख ही दिया है तो यहाँ बचा है धमानी। धमानी अब इसको जोड़ेंगे तो एक सूत्र होता है, मैं संधि प्रकरण में जरूर बताऊंगा। बोल देता हूँ अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजके। अच माने होता है स्वर, स्वर से हीन व्यंजन। स्वर से हीन व्यंजन कौन है? प है। परेण मतलब बाद वाले से, इस प का बाद क्या है? ये है। संयोजके मतलब मेल करता है, जुड़ता है। इस प को हम यहाँ जोड़ेंगे तो जब स्वर जोड़ेंगे तो ये हलंत हट जाएगा, ये बड़ा उ है तो इस तरह बन जाएगा और बन जाएगा धमानी। आपने देखा यही चीज यहाँ लिखा था, हमने तोड़ के इस तरह बता दिया। और आप देखिए, अब इसको देखिए जिस प्रकार से हम आगे बताए हैं, अ से छोटा और बड़ा दोनों, ई से छोटी और बड़ी दोनों, और हमने कहा उसी प्रकार इस उ से छोटा उ और बड़ा उ दोनों। इस उ से समझिए छोटा उ बड़ा उ दोनों। साथ ही साथ अभी हमने बताया था आपसे, कु का अर्थ होता है क वर्ग, चु का अर्थ होता है च वर्ग, टू का अर्थ होता है ट वर्ग, टू का अर्थ होता है त वर्ग। तो यहाँ भी आया है पु, और यहाँ पु का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। पु का अर्थ है आप लोग समझ गए होंगे। पु का अर्थ हुआ प वर्ग। गाइस जैसे ही प वर्ग आपको मिला, प वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, उनके नाम है प, फ, ब, भ और। तो यहाँ पु है तो डायरेक्ट हम इन 5 वर्णों को लिख देते हैं। तो लिखते हैं प, फ, ब, भ और साथ ही साथ आपको लिखा उपधमानी। उपधमानी ये कहाँ से बोले जाते हैं? उपधमानी तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से गाइस? तो ओष्ठ की सहायता से। कहेंगे सर ये उपधमानी क्या होता है? तो मैं बताना चाहूंगा, कहीं भी किताब में आपके अगर प अथवा फ के पहले आधा विसर्ग आपको मिले, प या तो प हो उसके पहले आधा विसर्ग हो, प न हो तो फ हो, फ के पहले आधा विसर्ग हो, तो ऐसी स्थिति को हम उपधमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधमानी। गाइस इसके आगे का वीडियो अगले अंक में अपलोड करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है।
मुझे एक एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है वीडियो अपलोड करने के लिए, मैं और बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। तो अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखा तो जरूर आपके समझ में आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।